आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्गर किंग को। बर्गर किंग में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज कहूंगा। एक तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे ठीक 5 बजे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम और आप सब लोग मिलकर अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। और सैटरडे को एक अलग से वीडियो आती है जो लाइफ को लेकर होती है। और सेकेंड ये कि यहां पर मैं बर्गर किंग को सिर्फ एनालाइज करके आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमें बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। ये मेरी किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो कुछ भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ अपने बेस पर लेंगे। मैं यहां पर समझा रहा हूं कि किस तरह से हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह से एक बार बिजनेस को देख लेते हैं। बिजनेस के लिए burgerking.in ये इनकी वेबसाइट है। और बर्गर किंग जैसे मैकडोनल्ड्स है उसी तरीके से एक फ्रेंचाइज है, जैसे पिज्जा हट है, जिस तरीके से अपना डोमिनोज है, सेम फ्रेंचाइज है। तो बर्गर किंग इंडिया में जो कंपनी है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड, ये मास्टर फ्रेंचाइजी है इनके पास। मास्टर फ्रेंचाइज होने का एक अच्छा बड़ा फायदा ये होता है कि ये इंडिया में फर्दर सब फ्रेंचाइज दे सकते हैं बाकी लोगों को। उसमें अपनी कॉस्टिंग बहुत कम आती है और ये एक अच्छा बिजनेस बन जाता है। तो बर्गर किंग जिसकी आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5586 करोड़ है, और अगर हम इसी तरीके से जिसकी मास्टर फ्रेंचाइज जो डोमिनोज की है, जिसको हम जुबिलेंट फूड वर्क्स कहते हैं, अगर उसका एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो वो 41,000 है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बर्गर किंग इंडिया में उतना बड़ा हो चुका है जितना जुबिलेंट फूड वर्क है, लेकिन इससे हमें आगे तक का एक विजन नजर आता है कि कितना स्कोप अवेलेबल है। एक्चुअल में यहां से 8 टाइम्स होने का तो सीधा सीधा स्कोप अवेलेबल है। और इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें चलती हैं। अगर आप पास्ट में देखोगे तो जुबिलेंट फूड वर्क भी, डोमिनोज भी जब इंडिया में आया था तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि ये सीधा सीधा 40,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। अगर हम एक बार डेली चार्ट पर भी देखें, अगर वापस बैक में जाकर देखते हैं तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो किस प्राइस पर लिस्ट हुई थी, 2015 का ये चार्ट अवेलेबल है। उससे पहले भी हम एक बार इसको वीकली चार्ट करके एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस प्राइस पर ये कंपनी यहां पर लिस्ट हुई थी। तो लिस्टिंग के दिन जो लो बना था, एक्चुअल में वो लो काफी नीचे था और ये लो बना था किस प्राइस पर, 80 रुपीज पर। यहां पर 80 रुपीज का इसका प्राइस था और 80 रुपीज से चलते चलते 3055 का प्राइस है जुबिलेंट फूड वर्क का। तो यहां पर 11 ईयर्स में दिस कंपनी हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 35 टाइम्स, ऑलमोस्ट 35 टाइम्स, 35 टाइम्स या 40 टाइम्स से थोड़ा सा कम। तो सेम ही अपॉर्चुनिटी यहां पर बाकी कंपनीज की भी है, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क के साथ में जो बर्गर किंग है, क्योंकि इंडिया में ये मार्केट लगातार ग्रो करती हुई मार्केट है। तो बिजनेस हमें पता है बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है, बाहर निकलते हैं, ड्राइव थ्रू भी इनका होता है, सारी चीजें इनके पास हैं। इसी तरीके से घर पे भी डिलीवरी करते हैं और इनके पास ये पूरा एक पैकेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्गर ही बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आप इसको ट्राई करो या नहीं करो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। तो बिजनेस इसका ग्रोइंग है। जैसे जैसे बाहर खाना खाने का जो अपना कल्चर है वो बनता जा रहा है, तो ये चीज इस तरह से इनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। और अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें कि डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। यहां पर मार्च 2010 में यहां पर जुबिलेंट फूड वर्क को नहीं देखते हैं, यहां पर हम लोग बर्गर किंग की बात कर रहे हैं तो बर्गर किंग को ही देखते हैं। एक बार हम नीचे आते हैं और नीचे आकर एक बार P&L स्टेटमेंट में देखते हैं। तो 2014 में जो इनकी सेल्स थी 7 करोड़ थी, देन 16 करोड़ हो गई, देन 139, 230, 378, 633, 841 और 21 में गिरकर हो गई 500 करोड़। तो 500 करोड़ होने का साफ साफ रीजन हम सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि 500 करोड़ क्यों रहेगी 841 करोड़ से। पेंडेमिक था, सब कुछ बंद था यार, और पेंडेमिक के बावजूद भी इन्होंने इतनी अच्छी सेल्स कर ली, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और अब यहां पर एक चीज सबको लग रहा होगा, विवेक भाई आप लॉस मेकिंग कंपनीज में कब से काम करने लगे और कब से इन स्टॉक्स को एनालाइज करने लगे। तो देखो यहां पर मैं आपको एक नई चीज आज सिखाने वाला हूं इसमें, जिसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। जब कभी भी इस तरह के स्टार्टअप काम करते हैं तो उनका एक लगातार रेवेन्यू मॉडल, एक लगातार रेवेन्यू जब लगातार बढ़ता रहता है ना, तो उस रेवेन्यू का एक लेवल आता है, उसके बाद में नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। यहां पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो तो मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं,
मैंने पहले भी एक बार बताया होगा कभी कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये खर्चे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये पैसा कहीं जाता नहीं है, एक्चुअल में ये कंपनी के पास ही रहता है। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो 26 करोड़ का लॉस है, लेकिन अगर इस 26 करोड़ में से इस 32 करोड़ को हटा दें यहां से, तो एक्चुअल में कंपनी के पास एक्चुअल में अपना कैश बचेगा। तो यहां पर 6 करोड़ रुपीस फिर भी अपने बचते हैं। और ये जो अपने पैसे बचते होते हैं ना, डेप्रिसिएशन किस चीज को कहते हैं? एक्चुअल में डेप्रिसिएशन इस चीज को कहते हैं कि सपोज इन्होंने कोई बिल्डिंग को लीज पर लिया, तो और बिल्डिंग को लीज पर लेने पर सपोज बिल्डिंग को लीज पर नहीं लिया, अगर सपोज इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, अपनी प्लांट एंड मशीनरी लगाई, अपने कंप्यूटर्स खरीदे और अपना ऑफिस फर्नीचर खरीदा, एसीज खरीदे, तो वो जो खर्चे हैं जो एक ही साल में खत्म नहीं होते, जिनका यूज कई साल तक होता है, उनको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। जो ग्रॉस ब्लॉक हमारा बैलेंस शीट में यहां पर नजर आता है, फिक्स्ड एसेट्स के रूप में नजर आता है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनकी पेमेंट तो एक ही बार में हो जाती है, क्योंकि सामने वाला बोलेगा कि भैया हमसे सामान खरीदा, हमें पेमेंट दो, हमें पैसे दो, लेकिन ना जो इनका यूज है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इनके खर्चे को डेप्रिसिएशन के रूप में धीरे धीरे दिखाया जाता है, लेकिन ये पैसे किसी को देने नहीं होते। और यही रीजन है कि यहां पर जो 32 करोड़ का खर्चा है, ये एक्चुअल में किसी को पे नहीं करना, और 26 करोड़ का जो यहां पर नेट प्रॉफिट यानी कि नेगेटिव नेट प्रॉफिट है, यानी कि जो लॉस है, अगर ये 32 करोड़ का यहां पर जो किसी को नहीं दिए, अगर ये यहां पर नहीं दिखाया जाए, तो यहां पर 6 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट नजर आएगा। कंपनी एक्चुअल में कैश फ्लो के हिसाब से प्रॉफिट मेकिंग है, कैश फ्लो के हिसाब से मैं कह रहा हूं यहां पर। और कैश फ्लो में हम नीचे आकर देखेंगे भी, तो मार्च 2021 में 114 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्लस में यहां पर कैश फ्लो है। तो नेट कैश जनरेटिंग कंपनी है यहां पर। नेट कैश जनरेटिंग का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा मतलब यहां पर है। और यही एक रीजन है कि जो कंपनी का डेट था, वो कंपनी का डेट पिछले एक साल में कम हो गया है। और कम कैसे किया? अपने पास से ही कम किया। देखो, कंपनी ने डेट कम किया है, और डेट कम होने के साथ में अगर हम अदर एसेट्स में जाएं, तो यहां पर कंपनी के पास 216 करोड़ का कैश भी रखा हुआ है। तो यहां पर जो 597 करोड़ की बोरोइंग है, तो इसमें से 216 करोड़ तो अभी है, और यहां पर डेप्रिसिएशन के रूप में जो पैसा बचता है अपने पास, वो भी अपने पास बचेगा। तो कंपनी एक्सपेंड भी करती जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बार में निकल के आ जाएगी। सेम एग्जांपल मैंने, अगर आपको याद हो तो, 5paisa.com का भी दिया था, और 5paisa.com में सेम सिनेरियो था। यहां पर जब लगातार यहां पर नीचे लॉसेस थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रेवेन्यू एक लेवल से ऊपर पहुंची, यहां पर नेट प्रॉफिट आ गया। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर इन बर्गर किंग। तो बर्गर किंग में भी सेम ही सीन बिल्कुल नजर आता है कि एक लेवल के बाद अचानक से यहां पर डेप्रिसिएशन के बावजूद भी यहां पर अपने आप से नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप एक चीज तो देखो, यहां पर जो सिनेरियो बेकार हुआ था, सितंबर 2020 क्वार्टर में कम था, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में और रेवेन्यू अच्छी होगी, मार्च क्वार्टर में और रेवेन्यू अच्छी होगी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर कुछ भी नजर नहीं आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर 24 करोड़ का निकल कर आ गया है। और जो इंटरेस्ट कॉस्टिंग थी, जो 22 करोड़ की थी, फिर 21 करोड़ की रह गई है। 23 करोड़ की जो इंटरेस्ट कॉस्टिंग थी, अब वो सिर्फ 16 करोड़ की इंटरेस्ट कॉस्टिंग रह गई है। ये चीजें यहां पर अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके बाद में अगर हम यहां पर, इसमें बहुत ज्यादा और कुछ देखने के लिए है नहीं। अगर हम यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर यहां पर जो प्रमोटर्स हैं 52.69% उनके पास है, एफआईए के पास भी है, डीआई के पास भी है, और जो रिटेल पब्लिक के पास है, रिटेल पब्लिक में से मानसा इन्वेस्टमेंट के पास भी है, एंड वैलिएंट मॉरिशस के पास भी यहां पर होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 20% से कम है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और यहां पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें बर्गर किंग में, तो यहां पर एक मजेदार मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं कि आप लोग मुझे यहां पर ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे मैं अब एक्टिव रहता हूं, और काफी चीजों को मैं ड्यूरिंग द डे मार्केट आवर्स में यहां पर पोस्ट भी कर देता हूं। अगर मैं चीजों को खरीदता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर बर्गर किंग मैंने मई 18 को यहां पर डाला था, और मई 18 को अगर हम आप देखोगे तो यहां पर मैंने 1157 पर डाला था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 132.30 पर 18 मई को अगर हम यहां पर देखेंगे इसका प्राइस, तो ये एक्चुअल में 1157 पर यहां के आसपास था, 132 का प्राइस था। मैंने यहां पर इसको इस प्राइस पर परचेज किया था। अब आप सोचोगे विवेक भाई इस प्राइस पर आपने किस बेस पर परचेज किया? तो मैं आपको हमेशा से एक चीज कहता हूं, मुझे रिवर्स हेड एंड शोल्डर
बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। और यहां पर मुझे इस बेस पर यह चीज नजर आ रही थी कि ये यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और ये इसका हेड का बॉटम बन चुका है। हेड के बॉटम के बाद इसने यहां टच किया, उसके बाद में ये राइट शोल्डर बन रहा है और राइट शोल्डर बनने के बाद में ये ऊपर भी निकलेगा। देखो, जब कंपनी ग्रोइंग हो, फ्यूचर अच्छा हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टेक्निकल चार्ट पैटर्न को पहचानने की जरूरत होती है। और मैंने इसको यहां पर हेड के बॉटम पर ही पकड़ने की कोशिश की थी और बाय ब्लेसिंग्स, बाय गॉड्स ग्रेस, तो वहां पर वो चीज सही भी हुई। और इस तरह से अभी मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूं इसको, और इसका जो एक्चुअल में टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट हमारा ये निकल कर आता है। यहां पर इसका मिनिमम टारगेट निकल कर आता है 182 और करंट प्राइस से भी अगर 182 तक देखें तो यहां पर 23% तो इमीडिएटली है। और 132 से जहां पर मैंने परचेज किया था वहां से यहां तक बैठता था 37%, तो थोड़ा जल्दी खरीदने से ये थोड़े से फायदे भी होते हैं। और नुकसान की बात यह है कि पैटर्न पूरा नहीं बना था, तो मैक्सिमम क्या होता, मैक्सिमम ये होता कि थोड़ा सा और यहां पर रुक जाता, लेकिन जो प्राइस गैप है वो भी तो बहुत अच्छा होता। तो यहां पर इन चीजों को सीखने की जरूरत है। मैं उस टाइम पर यहां पर बताता हूं तो काफी बार YouTube पर नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, विवेक भाई आप तो भविष्य देखने लगे हो, खुद ही मना करते भविष्य देखना। इसको भविष्य देखना नहीं कहते, इसको सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट में काम करने के बाद में एक्सपीरियंस कहते हैं कि चीजें इस तरीके से डेवलप होती हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखकर राइट हैंड साइड को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दें तो सीरियसली इस मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं, और यही चीजें हमें सीखने की भी जरूरत है। अब इसका फर्स्ट जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो 182 आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 182 पर रुकने वाला है। ये बिल्कुल इसी तरीके से अगले 10 सालों तक रैली करता चलेगा, जिस तरीके से यहां पर जुबिलेंट फूड वर्क ने यहां पर रैली की है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है ना, ये अपने आप में इस चीज को शो करती है कि यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आते रहेंगे। 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ 7 करोड़ की रेवेन्यू थी, अभी 494 करोड़ है, यानी कि यहां से करीब 70 टाइम्स की रेवेन्यू है। पिछले कितने सालों में 7 इयर्स में 70 टाइम्स रेवेन्यू का इंक्रीज होना मींस इट्स इनक्रेडिबल। तो आप एक और चीज देखो ना, ये चीजें कैसे इंपैक्ट लाती है। जैसे जैसे हमारी रेवेन्यू बढ़ती होती है, जब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में 25 करोड़ था और यहां पर 32 करोड़ था, उसके बाद में माइनस में सिर्फ 4 करोड़ रह गया, फिर प्लस में 8 करोड़ आ गया, 79 करोड़ आ गया, 103 करोड़ आ गया। आप समझो ना, जैसे जैसे इनकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी ना, एक लेवल ऐसा आएगा कि यहां पर नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का कब नजर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद में 500 करोड़ भी कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंडियन इकोनॉमी को हमें नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, जो हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ है, वो ग्रोथ को हमें बिल्कुल भी, और जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, जो वेस्टर्नाइजेशन यहां पर आता जा रहा है, देखो हम कितना वेस्टर्नाइजेशन ना अपनाएं, अपने बच्चों को कितना बोलें कितना नहीं बोलें, लेकिन बच्चे क्या जब बड़े ही नहीं मानते तो फिर बर्गर किंग तो खाया जाएगा ना। और ये यहां पर बर्गर कितना यमी है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक बड़ा यमी है। तो मैं इसमें बायर हूं, ऑलरेडी बाय कर चुका हूं। और इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इसने अभी बनाया है, आई हैव बॉट मोर अगेन। और अगर इसके बाद में फर्दर ऊपर जाके वापस से अगर ये इसको टच करने आता है, जो हमेशा कहता हूं मैं कि एक बार रिवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद में सेम नेकलाइन को अगर टच करे, अगर ये टच करने आया, मैं और बाय करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस वेरी सून। तो यहां पर लेकिन मैं एक चीज जरूर बता दूं कि मैं जब भी इस तरह की चीजें बाय करता हूं तो मैं 2 डिफरेंट अकाउंट में करता हूं। एक मेरा इन्वेस्टिंग अकाउंट होता है, एक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं फटाफट ट्रेडिंग करता हूं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद में वापस से ट्विटर पे आपको बताऊं कि भाई मैंने सेल कर दिया है, आप अपने हिसाब से सेल कर देना। हो सकता है कि मैं यहां पर पहुंचने से पहले सेल कर दूं, क्योंकि जब मैं कुछ सेल करता हूं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, सिर्फ वन ऑफ द स्ट्रेटजी है। और अगर वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहां पर जो मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है ना, वो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड कप विद हैंडल पैटर्न है। तो इसीलिए मैं इनको बार बार यूज करके बताता हूं, जिससे आप लोग इसमें पक्के हो जाओ, अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ और इनको यूज करना शुरू कर दो। तो इन्वेस्टिंग में मैं इसको लंबे टाइम तक रखने वाला हूं। ट्रेडिंग में कितनी बार ट्रेड करूंगा मैं यहां पर आपको अपडेट करता रहूंगा। जब जब भी अब मैं इससे निकलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आज बताया
कि मैंने यहां पर इंडो सोलर कैपिटल को बाय किया था 18 मई को 301 के प्राइस पर, और इंडो सोलर कैपिटल को मैंने आज प्रॉफिट बुक कर दिया 346 के प्राइस पर। 14% गेन है 14 डेज में, और क्या चाहिए यार मींस। और ये भी मैंने मार्केट आवर्स में ही यहां पर अपडेट कर दिया था 159 पे आज के दिन। तो सेम तरीके से मैं डिफरेंट स्टाइल में यहां पर ट्रेड करता रहता हूं। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, किस हिसाब से आप एनालाइज करके सीख सकते हैं, वो मैंने यहां पर चार्ट पैटर्न बनाया है। मैंने ये भी आपको बताया कि क्यों हम इसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।